तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 क्या है? मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के वंश से थे और पिता की ओर से ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। क्या करेक्ट है इनमें से कोई स्टेटमेंट? वैसे गलत ढूंढना है यहाँ पर, कौन सा सत्य है इसमें। तो पहला वाला तो करेक्ट है, जो मुगल थे दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की तरफ से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के वंश से थे और पिता की ओर से ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। यानी माता की तरफ से हो गए ये चंगेज़ खां के वंशज और पिताजी की तरफ से हो गए किसके? तुर्की के शासक तैमूर के वंशज। हाँ तो करेक्ट है दोनों के दोनों। गलत पूछा तो कोई भी गलत नहीं है ना इसमें, तो डी हो जाएगा फिर इसका आंसर, कोई भी गलत नहीं है। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सही हैं, कोई भी यहाँ पर असत्य नहीं है। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से थे ये चंगेज खां के वंश से। चंगेज खां कहाँ का था? चीन और मध्य एशिया का मंगोल था। और पिताजी की तरफ से कहाँ से थे ये? तैमूर के वंशज थे। तैमूर कहाँ के? ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे और मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। तैमूर कौन हो गया? तैमूर हो गए पिताजी की तरफ से। तो देखिए प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया, ये करेक्ट है। और मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। और पहला वाला, मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, गलत है ये। तो केवल एक ही गलत है यहाँ पर, एक ही असत्य है मतलब, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। वहीं दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? तो कौन कौन से क्षेत्रों पर कब्जा जमाया था बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद? 1526 में हराया उसने किसको? इब्राहिम लोदी को। और ये युद्ध कौन सा है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो इसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा जमाया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में कर लिया और इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? खानवा का युद्ध के सामने लिखा है 1527, पानीपत के युद्ध के सामने 1526 लिखा है, चंदेरी के युद्ध के सामने 1528, घाघरा के युद्ध के सामने 1529 और इनके सामने कुछ कुछ लिखा है जैसे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर राणा सांगा के बीच, बाबर राजपूतों के बीच, बाबर और अफगान शासकों के बीच। कौन सा करेक्ट है इसमें? कौन सा सुमेलित है मतलब इसमें? देखिए इसकी ट्रिक मैं पहले ही बता चुका हूँ। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया बाबर। 26 में पानी पिया का मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 27 में खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, 28 में चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध, 29 में घर गया मतलब घाघरा का युद्ध, 30 में मर गया का मतलब 1530 में हो गई बाबर की मृत्यु। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? खानवा का युद्ध हुआ है बाबर और राणा सांगा के बीच। तो ये दोनों तो गलत है, इंटरचेंज करोगे तभी करेक्ट होंगे ये। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर राजपूतों के बीच और घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर अफगान शासकों के बीच। तो 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 गलत हैं क्योंकि ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। सभी कैसे सही हो जाएंगे? गलत है स्टेटमेंट पूरा, ये तो भारी त्रुटि हो गई ना भाई। सी हो जाएगा इसका, केवल 3 और 4 सही हैं, केवल 3 और 4 सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राजकुमार सलीम मतलब जहांगीर की माँ थी जोधाबाई,
दूसरा स्टेटमेंट है, अकबर ने सबसे पहले कच्छवाहों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है और यूपीएससी ने स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकती है इसको। अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया। तो सत्य ढूंढना है यहाँ पर, डी तीसरा तो गलत है, दक्कन का अभियान किया। और सबसे पहले इन्होंने जो है कच्छवाहों के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, सही है दूसरा। और राजकुमार सलीम मतलब जहांगीर की माँ जोधाबाई थी, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 2 करेक्ट है, यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, अकबर ने सबसे पहले कच्छवाहों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अकबर ने आमेर के राजा बिहारीमल मतलब भारमल की ज्येष्ठ पुत्री मतलब बड़ी पुत्री हरखाबाई मतलब जोधाबाई से विवाह किया और इसी राजकुमारी से शहजादे सलीम का जन्म हुआ। और शहजादे सलीम मतलब जहांगीर के विद्रोह के कारण अकबर के अंतिम वर्षों के दौरान उसकी सत्ता लड़खड़ा गई और अकबर के काल में दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और उसने बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्यों में मिला लिया। इसलिए इसका आंसर जो है तीसरा वाला गलत है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, खुर्रम निम्नलिखित में से किसका बेटा था, बताइए। औरंगजेब का, शाहजहां का, दारा शिकोह या जहांगीर। क्या है इसका आंसर? ये प्रश्न तो थंबनेल पर भी पूछ रखा है ना। दारा शिकोह लगाकर गलत मत कर देना इसको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। तो देखिए, राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था जो बाद में शाहजहां कहलाया और इसने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह किया। साथ ही जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया जो कि असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद किया गया था? किस जगह पर कैद किया गया था? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, झांसी। तो दिल्ली में नहीं किया गया था, फतेहपुर सीकरी में भी नहीं, झांसी में भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। देखिए, कुछ प्रश्न बिल्कुल आसान से लग रहे होंगे, जैसे सी और डी ग्रुप में पूछे जाते हैं, लेकिन कोर्स भी तो कंप्लीट कराना है ना। सारी एक्सप्लेनेशन को, सारे टेस्ट को अच्छे से कवर कर लो, यूपीएससी अपने आप टफ कर देगी इनको। तो देखिए, शाहजहां जब बीमार हुआ तब उसने दारा शिकोह को शासक नियुक्त किया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा और बाद में उसे प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया। यद्यपि यह घोषणा विधिवत रूप से नहीं हुई थी और इस कारण से शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और उसने दारा शिकोह समेत अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और औरंगजेब के अंतिम समय में शाहजहां को आगरे के किले में बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? क्या है इसका आंसर? काम बख्श नहीं है, मुअज्जम नहीं है, आजम नहीं है, यह है अकबर सेकंड। तो औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जिसमें उसको मराठों एवं दक्कन दोनों सल्तनतों से सैन्य सहायता मिली और यह सबसे बड़ा कारण था जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। अब है क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिलाया था? किन किन को मिलाया था औरंगजेब ने? गोलकुंडा को मिलाया था, लेकिन बीदर को नहीं मिलाया था, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाया था, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की? किसने की? जसवंत सिंह ने नहीं की थी और राज सिंह ने नहीं की, गुरु तेग बहादुर धार्मिक गुरु सिखों के, इन्होंने भी नहीं की, मराठा शिवाजी ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए, मराठा शासक शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापामार पद्धति शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे जिसमें बड़ा पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था।
उत्तराधिकार में शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। देखिए पहला वाला तो गलत है। मुगल जो थे वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, ना ये होगा। उत्तराधिकार में शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, ये सेकंड वाला करेक्ट है, तो केवल दो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, इसके विपरीत वे शहदायाद की मुगल एवं तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, और जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे और मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी, और मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। कौन सा करेक्ट है इनमें से? देखिए इसमें पहला वाला करेक्ट है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे और मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। ये केवल गलत कर देगा, यहाँ पर गलत है, ऐसे नहीं है, केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, ये भी गलत है, केवल एक सही है यहाँ पर। तो देखिए मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह जो है वो मनसबदार कहलाते थे, और मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी। इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था, वह किसी को भी मनसब दे सकता था, किसी को भी, कम योग्यता वाले को भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे और मुगल प्रशासन में पद एवं वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। ये 13वां और 12वां प्रश्न कुछ एक जैसा नहीं हो गया? एक स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, मतलब तीसरा और सेकंड वाला चेंज हो गया है। चलिए इसका आंसर भी बताना होगा। तो पहला तो करेक्ट हो ही जाएगा, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, ये गलत हो गया। अभी ये नई चीज़ मिली यहाँ पर, सेकंड वाला स्टेटमेंट, मुगल प्रशासन में पद एवं वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर, वहाँ केवल 1 निकला, यहाँ 1 और 2। तो देखिए केवल कथन 3 यहाँ पर गलत है, ये गलत है, तो सारे एलिमिनेट करके इसका आंसर 1 और 2 निकलेगा। तो देखिए मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद एवं वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी तथा वेतन भी उतना ही अधिक होता था। सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। तो 2 स्टेटमेंट सेम है, लेकिन ये सेकंड वाला जो है अलग है, तो इसलिए इसका आंसर केवल 1 और 2 है, ये गलत है। और यहाँ पर जो इसका आंसर है वो केवल 1 है।